हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ पंकज पांडे। इससे पहले कि मैं आपको वो तमाम खबरें बताऊं, एक अपील हमेशा की तरह आपसे कि आप हमारे साथ जुड़े, आपके और हमारे बीच का संवाद कायम रहे और ये कड़ी टूटने ना पाए। हम चाहते हैं कि हमारे और आपके बीच का जो संवाद का सिलसिला है वो काफी लंबा जाए और हम और आप एक दूसरे के पूरक बन जाए, क्योंकि दर्शक अगर नहीं तो किसी भी न्यूज चैनल या किसी अखबार का कोई वजूद नहीं। दर्शक चाहेंगे तो ही कोई अखबार या कोई मीडिया संस्थान आगे बढ़ता है। पूरी कोशिश, एक गुजारिश कि आप हमारे साथ जुड़े, आपका प्यार हमें मिले। तो चलिए, हम आप तमाम दर्शक धीरे धीरे हमारे पास पहुंचने लगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपकी ऊर्जा हमें मिले, हम तक पहुंचे, ये हम उम्मीद करते हैं। तो आइए अब आपको अतीक के अपडेट्स आपको देते हैं। अब से कुछ देर पहले अतीक का बेटा असद सुपुर्द खाक हो गया और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद अतीक को मौका मिल जाएगा, वो असद के जनाजे में शामिल हो पाएगा, क्योंकि उसने सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर रखी थी। तो एक और अतीक का जनाजा निकल रहा था, अतीक को सुपुर्द खाक किया जा रहा था, दूसरी ओर अतीक के मामले पर सुनवाई चल रही थी और तीसरी ओर शाइस्ता पूरी कोशिश में थी कि किसी तरीके से वो अतीक के जनाजे में शामिल हो जाए और अपने बेटे, अपने जिगर के टुकड़े का अंतिम दीदार कर सके। तो ये एक अपडेट हम आपको इसमें पूरा देते हैं। देखिए, दरअसल हुआ पूरा ये मामला ऐसा कि एनकाउंटर होने के बाद, झांसी में एनकाउंटर होता है और उसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम किया जाता है, असद के और गुलाम के भी। उसके बाद पुलिस की ओर से ये खबर आती है कि कोई भी परिजन यहां ना पहुंचे। हमारे साथ तेजाराम भामू जुड़े हैं। जय श्री राम तेजा भाई, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा हमें। तो असद का जब एनकाउंटर हुआ तो झांसी से पहले खबर यह आई थी कि पुलिस ने कहा था कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है, असद और गुलाम के शव को हम ही आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद से कुछ कागजी प्रक्रिया पूरी की गई। उसके बाद ये खबर आई कि अब परिजन ही शवों को लेंगे, स्वीकार करेंगे, परिजनों को ही सौंपा जाएगा। आखिर में आज सुबह असद के शव को लेने के लिए अतीक के परिजन पहुंचे, असद के परिजन पहुंचे, जिसमें बताया जाता है कि असद के फूफा, मौसा और कुछ मामा वगैरह उसमें शामिल थे, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा परिवार है अतीक का। 4 से 5 बहनें हैं और काफी लंबा चौड़ा परिवार है, बहुत सारे चाहने वाले, बहुत सारे रिश्तेदार, समर्थक, करीबी हैं। तो ये लोग पहुंचे और उसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से असद और गुलाम के शव को लाया गया। इस दौरान खबर ये आई सबसे पहले कि क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था थी चकिया स्थित अतीक के घर पर और साथ में कब्रिस्तान पर भी, तो उसके बाद से ऐसा लगा था कि शायद असद के शव को कुछ देर के लिए चकिया के घर पर रखा जाए, अतीक के घर पर रखा जाए और कहीं ना कहीं उसके बाद उसके अंतिम दीदार कर सके लोग। क्योंकि देखिए, मृतक चाहे कोई भी हो, लेकिन किसी की मृत्यु के बाद से उसको वो सम्मान मिलना ही चाहिए जिसका वो हकदार होता है, क्योंकि वो उसका आखिरी जन्म होता है। ये कहीं ना कहीं अगर हिंदू धर्म, हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो उसका ये आखिरी जीवन होता है जिसमें वो इस काम को कर रहा होता है। जरूरी नहीं और कि अगर पुनर्जन्म जैसी कोई अवधारणा पर आप भरोसा करें तो हो सकता है कि आने वाले नए जन्म में वो शायद ऐसा काम ना करे, हो सकता है कि उसका आखिरी ये जन्म रहा हो, जो भी हो, तो उसका आखिरी दीदार कर सके। और इसलिए हमेशा से माना जाता है कि मृतक को एक उचित सम्मान मिलना ही चाहिए, उसका अंतिम संस्कार होना ही चाहिए और ये एक मूलभूत अधिकारों में शामिल भी है, चाहे वो धर्म कोई सा भी हो। तमाम धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए, तमाम उन रिचुअल्स का पालन करते हुए ही उसको अंतिम संस्कार उसका होना चाहिए, उसको अंतिम विदाई दी जानी चाहिए। तो खबर ये आई कि शायद असद के शव को रखा जाएगा, उसके डेड बॉडी को रखा जाएगा उसके घर पर, ताकि लोग अंतिम दीदार कर सके। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं से एक खुफिया विभाग का अलर्ट आया, खुफिया विभाग का एक इनपुट आया पुलिस के पास कि इस भीड़ में हो सकता है कि शाइस्ता अपने बेटे के दर्शन करे। हालांकि पुलिस को इससे गुरेज नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पुलिस अमानवीय होती है और वो नहीं चाहती। कई बार हमने देखा होगा, कई मौकों पर ऐसा होता है कि आपको पैरोल भी मिलता है कुछ ऐसे को लेकर, लेकिन आप कानून का सामना तो करें, आप कानून का सहयोग तो करें। जाहिर सी बात है, अगर आप पैरोल आपको मिल सकता था, अगर आपका बेटा एनकाउंटर में मारा गया होता तो आपको पैरोल मिल जाती, लेकिन आप तो फरार चल रहे हैं, आप तो कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, कानून से आप लुक्का छिपी कर रहे हैं। तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि कानून के रखवाले थोड़ी सी भी रहमदिली दिखाएं,
तो कुछ ऐसा ही हुआ, वरना माना यही जा रहा था कि अगर असद के साथ ऐसा होता, ऐसा हुआ जो कि हुआ है, यानी कि उसका एनकाउंटर हुआ और जाहिर सी बात एनकाउंटर में जब वो मारा गया तो उसके बाद उसका जनाजा निकलेगा, उसे मिट्टी दी जाएगी, तो उसके परिजनों को उसमें शामिल होने का हक जो कानून भी देता है। लेकिन आप कानून की माने तो कानून की कदर तो करें, लेकिन शाइस्ता तो फरार चल रही थी। इसलिए जब सुरक्षा बल तैनात किए गए उसके घर पर, तो उसके बाद तुरंत उसके बाद आला अधिकारियों ने यह तय किया कि नहीं, हम सीधे कब्रिस्तान लेकर चलते हैं। तो क्योंकि एक डर हमेशा ये बना हुआ था, क्योंकि अतीक के जो करीबी हैं, जो समर्थक हैं, उनके उग्र होने की संभावना बनी हुई थी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए कि ऐसे वक्त में जब आपका कोई मारा जाता है, फिर गलती उसकी ही क्यों ना रहे, आप उसको लेकर थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं। तो एक डर, एक खतरा ये बना हुआ था। इसलिए प्रशासन ने ये फैसला लिया कि हम असद के शव को उसके घर पर रखने की बजाय सीधे कब्रिस्तान ले जाने को कहें, और सीधे कब्रिस्तान ले भी जाया गया। तो एम्बुलेंस को सीधे कब्रिस्तान ले जाया गया, कशारी मसारी कब्रिस्तान, और वहां पर आगे की प्रक्रिया शुरू की गई। हालांकि इस दौरान जो उन्हीं लोगों को सिर्फ इसमें शामिल होने का मौका दिया गया था जो अतीक के करीबी थे, अतीक के रिश्तेदार थे, मामा, फूफा, मौसा, और उसके बहुत ही सारे चाहने वाले जो भी थे समर्थक उनके। सिर्फ 35 लोगों को मौका मिल पाया। आप सोचिए कि इन 35 लोगों में ये वो लोग थे जो कहीं से भी अतीक के काले कारोबार से जुड़े नहीं थे, यानी कि उसके साथ अपराध में जुड़े नहीं थे, न साजिश रचने में कभी वो शामिल हुए। सिर्फ उन्हीं लोगों को ही इस जगह पर जाने का मौका मिला। तो आप सोचिए कि अगर आप इस तरीके से अगर काम करते हैं तो आपको आखिरी समय में भी ऐसे चीजों में शामिल होने का मौका नहीं मिलता है जो आप अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार कर पाते। खैर, तो 35 लोगों के आधार नाम जो है वो दर्ज किए गए। उसके बाद बहुत ही सीमित समय में, सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति में ये पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। सुपुर्द खाक की सुपुर्दगी उसकी हुई। उससे पहले कब्र खोद ली गई थी। जुमे की नमाज के वक्त बीते दिनों जो एक भीड़ भाड़ वहां पर देखी थी उसके घर पे, उसके बाद ही पुलिस थोड़ा सा अलर्ट हो गई थी, और इसीलिए घर पर असद के शव को रखवाने की बजाय उसके शव को सीधे कब्रिस्तान ले जाया गया था, और उसके बाद पूरी प्रक्रिया वहीं पर अपनाई गई। इन सब के बीच में ये एक डर लगातार बना हुआ था कि कहीं शाइस्ता कब्रिस्तान या उसके आसपास ना पहुंच जाए। लिहाजा ऐसे में ड्रोन कैमरों से भी कहीं ना कहीं निगरानी रखी जा रही थी, न सिर्फ कब्रिस्तान के अंदर बल्कि कब्रिस्तान के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। यहां तक कि हमने देखा भी, हमारे प्राइम न्यूज ने बहुत सारे ऐसे तस्वीरें कैद की जिसमें हमने ये पाया कि कब्रिस्तान के अगल बगल या उसके आसपास से आने जाने वाले रास्तों में भी जितने भी घर होते हैं वहां पर भी पुलिस ने अपना डेरा जमा रखा था, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि शायद अपने असद को देखने के लिए, आखिरी झलक पा लेने के लिए, उसके लिए आंसू बहा लेने के लिए शायद शाइस्ता कहीं ना कहीं से आ सकती है, वेश बदल कर ही सही। इसलिए चारों तरफ से नजरें बनाई हुई गई थी और तैनात थे, एकदम अलर्ट मोड में थे सुरक्षा जवान, पुलिस के जवान। लेकिन शाइस्ता नहीं आ पाई, जाहिर सी बात। उसके बाद उसे मिट्टी दी गई और उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया असद को। इन सब के बीच में एक वक्त के लिए ऐसा लगा था कि शायद सीजन कोर्ट से अनुमति मिल जाएगी और उसके बाद अतीक जो है वो शामिल हो पाएगा इस नमाज में, जनाजे में शामिल हो पाएगा और अपने बेटे को मिट्टी भी दे पाएगा। इस दौरान लेकिन प्रशासन की ओर से ये साफ कहा गया, साफ हिदायत दी गई थी कि हम रुक नहीं सकते। हम रुकेंगे तो स्थिति हो सकता है अनियंत्रित हो जाए। हम अगर रुकेंगे और इंतजार करेंगे कोर्ट के खुलने का, उसमें याचिका पर सुनवाई होने का और इस बात का कि अतीक को अनुमति मिल जाए कोर्ट से और वो जनाजे में शामिल हो जाए, तो स्थिति और भी विस्फोटक हो सकती है। एक तो असद की मृत्यु की वजह से ऐसे ही अतीक जो इस वक्त काफी गुस्से में नजर आ रहा है, पूछताछ में भी वो कई मौकों पर कुछ ऐसा ही रिएक्शन उसका आया है। उसने पुलिस वालों को भी धमकी दी है, जबकि वो खुद इस वक्त जेल मतलब पुलिस की कस्टडी में, बावजूद वो पुलिस को धमकाने से बाज नहीं आ रहा है। तो प्रशासन को यह डर था कि एक और लोगों में एक उबाल आएगा, लोगों में गुस्सा होगा और लोग ना जाने आक्रोशित होकर कुछ उपद्रव ना कर बैठे। और इन सब के बीच में यदि अदालत से ये फैसला आ जाता कि अतीक को अनुमति दी जाती है कि वो अपने बेटे असद के जनाजे की प्रक्रिया में शामिल हो, तो फिर ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता पुलिस के लिए। लिहाजा पुलिस ने साफ तौर पर अतीक के परिजनों से कहा, हाथ जोड़कर कहा कि देखिए हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इस हालात को काबू में कर सके। तो ऐसे में आप लोग जो सीमित संख्या में लोग आए हैं, बहुत ही जल्दी में और तेजी के साथ में, हालांकि पुलिस ने यह कहा कि आप किसी भी रिचुअल्स को छोड़े नहीं, पालन पूरा करें। आप जो भी आपका रीति रिवाज होता है, यानी कि मुस्लिम धर्म में जिस तरीके से सुपुर्दे खाक किया जाता है किसी भी के शव को, किसी भी लाश को, ठीक उसी तरीके से आप वो तमाम रीति रिवाज अपनाएं, लेकिन जल्दी करें।
क्योंकि ये एक आशंका गहराई थी लगातार कि जो लोग हैं हो सकता थोड़ा वक्त लगाए, हो सकता है कि वो मिट्टी देने से पहले कुछ देर रुके भी और नमाज लंबी चले, पूरी प्रक्रिया अपनाई जाए, और तो हो सकता है इसी बीच में अतीक को मौका मिल जाए, अतीक को शायद अनुमति मिल जाए कोर्ट से, लेकिन ऐसा हो ना सका पुलिस। और इस तरीके से, और सबसे खास बात यहाँ पे रही कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी लगातार बने रही। कुछ जो सुरक्षा बल के जवान कब्रिस्तान के भीतर भी थे और कब्रिस्तान के बाहर भी थे, किसी को अंदर जाने का मौका नहीं मिल रहा था, और आखिर में असद को दफना दिया गया। असद को ठीक उसी जगह दफन किया गया जहां पर उसके दादा की कब्र है। अब आप सोचिए, दादा एक तरफ एक तांगे वाला, एक सामान्य, एक परिवार जो किसी तरीके से मेहनत मजदूरी कर अपने बेटे, अपने परिवार का पेट भरता था, उनका भरण पोषण करता था। दूसरी ओर उसका पोता असद, जो अभी जवानी की दहलीज पर ठीक से पहुंचा भी नहीं था कि उसने अपने हाथ को खून से रंग लिए। और न सिर्फ इस बार बल्कि कई एक मौकों पर उसका वीडियो भी वायरल होता रहा, जिसमें अतीक और उसका चाचा यानी कि अशरफ, अतीक और उसका भाई अशरफ असद को लगातार इस बात को लेकर शाबाशियां दे रहे होते हैं कि वो फायरिंग कर रहा होता है, हवाई फायरिंग कर रहा होता है, हार्श फायरिंग कर रहा होता है। तो एक वो दादा, एक बहुत ही सामान्य सा शख्स जिस पर कोई दाग नहीं था, किसी तरह का कलंक नहीं, किसी तरह का उसने अपराध नहीं किया, एक चींटी तक नहीं मारी। दूसरी ओर उसका पोता बगल में लेटा था, उसका शव था, उसकी कब्र थी जो ऐसी थी जो अपने जवानी की दहलीज पर भी ठीक से नहीं पहुंचा था और इस लोक से परलोक चला गया। तो ये एक संदेश है, एक संकेत है उन तमाम माफियाओं के लिए जो कहीं ना कहीं चंद पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए अपनी दबंगई तो दिखाते हैं, लेकिन आखिर में फिर उन्हें मिट्टी में ही मिलना होता है। सच्चाई यही है कि मिट्टी में मिलना ही होता है। एक मुहावरे के तौर पर है, इसे आप मिट्टी देना कह लें या उसका अंतिम संस्कार कर लेना आप कह लें। तो एक तरीके से जो बात योगी जी ने कही थी, ठीक वो एकदम सही साबित होती नजर आई। उत्तर प्रदेश में कई एक मौकों पर योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं, और यहाँ तक कि सदन में भी बीते दिन उन्होंने इस बात को कहा था, और कहा था कि आप अपराध छोड़ दें, अपराध नहीं छोड़ेंगे तो फिर दुनिया छोड़ने के लिए हम आपको मजबूर कर देंगे, आपको प्रदेश छोड़ने को मजबूर कर दें। और ठीक देखिए वैसे ही हुआ यहाँ पर। अरे इस पूरे मामले को देखने के बाद एक जो मेरे मन में, एक मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, वो ये कि अगर परिवार चाहे तो आप लायक भी बन सकते हैं, आप नालायक भी बन सकते हैं। परिवार की परवरिश बहुत मायने रखती है। मायने ये नहीं रखती कि आपका परिवार गरीब है तो फिर आप पैसे वाले बनने की कोशिश करें और कुछ भी कर डालें। परवरिश यानी जिस आप में इंसानियत हो, आप में दूसरों की जिंदगी के प्रति सम्मान हो, दूसरों के प्रति सम्मान हो। ये सम्मान अतीक में नहीं था और इसीलिए उसने अपराध की दुनिया को चुना। और कहीं ना कहीं कई मौकों पर मैंने देखा है कि जब आपका बच्चा शरारत करता है, आपका बच्चा जब कहीं ना कहीं आपका बच्चा जो है वो कुछ गलतियां करता है, तो कहीं ना कहीं उसे शेल्टर मिल जाता है, आश्रय उसको मिल जाता है, कभी माता से, कभी पिता से, कभी भाई से, कभी बड़ी बहन से। और यहीं से कहीं ना कहीं उसके अपराध की दुनिया में कदम रखने की शुरुआत हो जाती है। अगर आपका बच्चा गलती करता है तो उसे उसका दंड मिलना चाहिए। एक बार आप समझाएं, दूसरी बार दंड दें। बार बार यदि आप उसे संरक्षण देंगे तो फिर वो बिगड़ सकता है, और यही होता है अपराधियों के साथ भी। अपराधी मानसिकता वाले लोग जब शुरुआती दिनों में ऐसा कुछ करते हैं तो उन्हें संरक्षण मिल जाता है किसी न किसी का, और वो अपराधी बन जाते हैं। लेकिन उसका अंत कैसा हो ये बताना बहुत ही जरूरी हो जाता है। वो अंत अतीक की तरह होता है। अतीक जेल में, शाइस्ता फरार और मिट्टी में अंदर दफन हो चुका है उनका बेटा असद। खैर, ये तो एक बात रही, लेकिन सबके बीच में कुछ दूसरी खबरों की ओर भी रुख कर लेते हैं। दूसरी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी है। निकाय चुनाव में अब नामांकन की प्रक्रिया में तेजी आ गई है, क्योंकि लगभग सभी पार्टियों की ओर से अपने अपने उम्मीदवार जो है वो चयनित कर लिए गए हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी ने भी अपने 17 नगर निगम के लिए उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। 200 नगर पालिका परिषद के लिए भी कर लिया। हालांकि इन नामों पर चर्चा तो हो गई है, लेकिन अभी मुहर लगना बाकी है। माना जा रहा है कि आज शाम तक इन नामों पर मुहर लग सकती है और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी। आज 15 तारीख है, 16-17 2 दिनों का वक्त है सिर्फ, और ऐसे में बीजेपी ने पूरा वक्त लिया और चाहा कि ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया जाए जो जिताऊ तो हो ही साथ वो समाज की बेहतरी के लिए, राज्य के विकास के लिए उनमें एक विजन उनके पास हो, और ऐसे लोगों को ही बीजेपी ने टिकट देने का फैसला किया। हालांकि समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। आज शाम तक मुहर लग जाएगी, उसके बाद 2 दिनों में धुआंधार तरीके से
नामांकन का जो इवेंट है, नामांकन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसके बाद से चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा, क्योंकि 21 तारीख को आवंटन हो जाएगा सिंबल्स का उम्मीदवारों के लिए। इसके अलावा यूपी सरकार ने एक और भी बेहतरीन फैसला किया, और वो फैसला है कि कैसे अपने प्रदेश को नशे के दलदल में जाने से बचाया जा सके, कैसे युवाओं को नशे का आदि होने से बचाया जा सके और नशे के कारोबारियों को फलने फूलने से रोका जा सके, उन पर शिकंजा कसा जा सके। तो सरकार ने एक ऐसी ट्रांसफर पॉलिसी अपनाई है जिसमें जरिए नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो है उसको थोड़ी सी मजबूती मिल जाएगी, क्योंकि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में अलग से बहाली कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, अलग से नियुक्तियां कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा सरकार के लिए भी। इसलिए सरकार ने ऐसे पुलिस विभाग के ऐसे अधिकारियों को चयनित करने का फैसला किया जिन्हें अनुभव रहा है इस तरह के क्षेत्र में, चाहे वो पुलिस विभाग से हो, खुफिया विभाग से हो, तकनीकी डिपार्टमेंट से हो, टेक्निकल सेल से हो। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता नारकोटिक्स में भी होती है। तो ऐसे में करीब 450 प्रतिनियुक्तियां होंगी, यानी कि वो पुलिस विभाग में किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं और उनके पास एक अनुभव है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में काम करने का भी, या उस तरह के हालातों से निपटने का भी। तो ऐसे लोगों को नारकोटिक्स सेल में, टास्क फोर्स में समाहित किया जाएगा। तो चलिए, नजर बहुत सारी दूसरी खबरों पर भी होगी, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर तो यूपी की और प्रयागराज की यही कि अतीक का अंत कैसा होता है। अतीक का बेटा असद आज मिट्टी में पड़ा हुआ है, और शायद इसे ही कहते हैं किसी का अंत होना, माफियागिरी का खत्म होना, किसी का मिट्टी में मिल जाना। और एक गुजारिश हाथ जोड़कर सभी से कि आप लोग लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। लगातार आप बने रहते हैं तो ऊर्जा हमें मिलती है, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अपडेट कर पाए हर जगह, हर वक्त पर, हर पल। और प्राइम न्यूज वादा करता है आपसे कि आपको हर जगह पर आपको अपडेट करते रहेगा, हर एक खबर से अपडेट करते रहेगा, यूपी उत्तराखंड की खबरों से तो खास तौर से। तो आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।